हेलो एवरीवन। सो आज हमारा टॉपिक रहेगा एजुकेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड एंड सोशली बैकवर्ड सेक्शन। सो पहले हम समझेंगे कि एक्चुअल में मार्जिनलाइज्ड जो सेक्शन है या डिप्राइव्ड जो सेक्शन है वो क्या है, मतलब क्या है मार्जिनलाइजेशन का। तो मीनिंग से शुरू करेंगे, किस रीज़न से होता है ये उसको शुरू करेंगे, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविज़न दिए हुए हैं सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए और डिप्राइव्ड सेक्शन के लिए एजुकेशन से रिलेटेड, कि उनको इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी मिले उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्जिनलाइजेशन होता क्या है। मार्जिनलाइजेशन रिफर टू एज अ सोशल एक्सक्लूजन अकर व्हेन सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल गेट डिनाइड एक्सेस टू एरियाज ऑफ सोसाइटी। जैसे आप प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना इस चीज़ को कि पुराने टाइम में हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम कुछ ज़्यादा ही था। एक ग्रुप बना हुआ था या एक जो सोशल सर्कल जो था, लाइक जो हायर कास्ट का, उसमें सिर्फ हायर कास्ट को काउंट किया जाता था। जो छोटी कास्ट थी, जिनको हम छोटी कास्ट बोलते हैं, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, जो SC STs जो आजकल काउंट किए जाते हैं उनको एक्सक्लूड किया जाता था, उनको उन बराबर वाली नज़रों से नहीं देखा जाता था। तो एक तरीके से सोशल एक्सक्लूजन, हम उनको निकाल देते हैं एक ग्रुप से, उसको बोलेंगे मार्जिनलाइजेशन। जैसे एक ग्रुप, ये जो सर्कल है मार्जिन है, उसमें पीपल रहते हैं, उनकी लाइक सेम रिस्पेक्ट है, सेम लेवल पे मानते हैं एक दूसरे को, लेकिन कुछ एक इंसान है जिनको वो कुछ नहीं समझते। जैसे अंग्रेज आए थे, अंग्रेज इंडियंस को कुछ नहीं समझते थे। जो उनका सर्कल था वो अपने आप को तो बहुत वेल मैनर्ड और काफ़ी हाई दर्जे पे मानते थे, लेकिन हम इंडियंस को काफ़ी तुच्छ नज़र से देखते थे, छोटी नज़रों से देखते थे कि जैसे ये लोग कुछ है ही नहीं, और उन्होंने काफ़ी शोषण भी किया हमारा। तो इस मार्जिनलाइजेशन में सेम चीज़ होती है। जो लाइक एक पर्टिकुलर मार्जिन होता है, उसके अंदर के लोग जो अपने आप को हाई क्लास समझते हैं वो और लोगों को छोटा समझते हैं और अपने ग्रुप से बाहर रखते हैं, और बाहर रखने के कारण उनको काफ़ी लॉस होता है। वो काफ़ी चीज़ें हैं वो उनसे वंचित रह जाते हैं, लाइक एजुकेशन भी हो गया उनमें, अच्छा खाना पीना, उनका हाइजीन भी हो गया इससे। देन marginalized people don't necessarily belong to one particular demographic. Marginalization occur due to ethnicity, gender, sexual orientation, disability status और socio-economic level and age. अब काफ़ी रीजंस है मार्जिनलाइजेशंस के, लाइक जेंडर के बेसिस पे भी होता है। हमारी सोसाइटी में एक बॉय को काफ़ी अच्छा माना जाता है, इवन गर्ल्स जो होती है उनको काफ़ी लाइक बांध के रखा जाता है, या उनको इतना बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता है जितना लड़कों को ऊपर माना जाता है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन वही हो गया, इसमें मेल फीमेल में डिफरेंस किया जाता है। डिसेबिलिटी स्टेटस, अगर कोई हैंडीकैप है या डिसेबल है कोई काम करने में, तो उसको भी बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता, उसको दया भावना से देखा जाता है कि बेचारे के साथ देखो क्या हो गया। सोशो इकोनॉमिक लेवल, जो अमीर लोग होते हैं, जिसके पास रुपए पैसे या वेल्थ ज़्यादा होती है, उनको लाइक किसी भी रीज़न से उनके पास वेल्थ हो, लेकिन उनको एक अच्छे नज़रिए से देखा जाता है कि भाई देखो कितना रुपए पैसे वाला है, और एक गरीब चाहे कितना ही ईमानदारी से कमा रहा हो, उसको उस नज़र से नहीं देखा जाता। एज है वो भी एक फैक्टर है। आप देखोगे कि कॉलेज वगैरह में लाइक ग्रुप बने हुए रहते हैं, जो सीनियर्स हैं वो जूनियर्स को सताते हैं, या जो भी है, आपने वो एग्जांपल्स भी देखे होंगे कॉलेज में, उनकी रैगिंग वगैरह ली जाती है, तो वो इक्वली ट्रीट नहीं करते हैं। जब इक्वली ही ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे वो डिप्राइव्ड फील करेंगे, या वो जो सेक्शन है वो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन कहलाएगा। Then marginalized group are often as a disadvantage when it comes to obtaining health care, decent education and employment that would improve their well-being. जो डिप्राइव्ड ग्रुप है या मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं, वो ये ऐसा फील करते हैं, उनको बाहर रखा जाता है, तो उनकी वजह से क्या क्या होगा, उनको हेल्थ केयर अच्छी नहीं मिल पाएगी, एजुकेशन अच्छी नहीं मिल पाएगी, एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा नहीं मिल पाएगा उनको, और उनकी वेलबींग, जिस तरीके से वो रहते हैं, वो कभी भी ऊपर नहीं उठ पाएंगे, अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो मार्जिनलाइजेशन की वजह से क्या क्या होता है, क्या मतलब है, वो हम यहाँ पे समझ चुके हैं। 3 टाइप होते हैं मेनली मार्जिनलाइजेशन के, या 3 कैटेगरी लगा लो आप एक तरीके से। फर्स्ट है इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन। इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन रिफर टू द डिस्पैरिटी इन अमेसिंग वेल्थ और गेटिंग ए जॉब। लाइक इकोनॉमिक लेवल पे जब हम डिफरेंस दिखाते हैं, लाइक एक हायर सोसाइटी हो गई जिसके पास काफ़ी अच्छी वेल्थ है,
और दूसरा काफ़ी गरीब है, दोनों में डिफरेंस होता है। जॉब लेने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है उनको। तो एक इकोनॉमिक लेवल पे जो डिफरेंस होता है उसको इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन बोलेंगे। उसी तरीके से पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन हो जाएगा जब कम्युनिटी स्ट्रगल्स टू पार्टिसिपेट इन पार्ट्स ऑफ civics process like voting or gaining access to their political representative। पॉलिटिकल लेवल पे भी होता है, इवन अभी भी बहुत सारी कंट्रीज़ में है ये चीज़। जैसे अमेरिका में पहले था कि जो काले लोग थे उनको वोटिंग करने का अधिकार नहीं था। हमारे यहाँ पे भी पहले जैसे जेंट्स को अधिकार था वोटिंग करने का, लेडीज़ को नहीं था। अब भी फ़िलहाल भी कई कई कंट्रीज़ ऐसी है जिनमें फ़ीमेल को ये हक नहीं है कि वो वोटिंग कर पाए। तो इस पॉलिटिकल लेवल पे भी काफ़ी डिप्राइव्ड फील करते हैं कई सेक्शन। देन थर्ड है सोशल मार्जिनलाइजेशन, जो हमारे इंडिया में काफ़ी लेवल पे देखा जाता है। सोशली तौर पे जब किसी को हम बाहर निकालते हैं, अपने आप में काउंट नहीं करते हैं, उनको पार्टिसिपेट नहीं करने देते हैं हमारी एवरीडे एक्टिविटीज़ में, उसको हम सोशल मार्जिनलाइजेशन बोलेंगे। तो ये मेनली 3 लेवल पे होता है, 3 कैटेगरीज में होता है। हमारे इंडिया में ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं, डिप्राइव्ड ग्रुप कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो पहला है शेड्यूल कास्ट, जो हम लोअर कास्ट जिनको बोलते थे पहले, तो शेड्यूल कास्ट में वो काउंट किया जाता है। दूसरा है बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड क्लास वो है जो एजुकेशनली और फाइनेंशियल तौर पे भी थोड़ा वीकर सेक्शन माना जाता है। देन है वुमेन। वुमेन भी डिप्राइव्ड सेक्शन में आएगी क्योंकि वुमेन को भी कभी इक्वली राइट या इक्वली ट्रीट नहीं किया गया मैन के। देन हैंडीकैप्ड आ जाएंगे, जो मेंटल और फिजिकल लेवल पे दोनों पे होंगे। उनको हैंडीकैप्ड को भी एक दया की नज़र से देखा जाता है, उनको भी बराबर का दर्जा नहीं दिया गया, उनको एक बोझ की तरह देखा जाता है। माइनॉरिटीज़ ग्रुप, जो माइनर लाइक कम संख्या में जो होते हैं, उन ग्रुप्स को भी बराबर नहीं दर्जा दिया गया। जो मेजर ग्रुप्स जो होते हैं, मेजर नंबर जिसका होता है, ज़्यादातर जगह में वो लोग माइनर्स को दबाते हैं एक तरीके से, या उनको वो हक नहीं देते जो अपने लिए रूल्स बना के रखते हैं, अपने लिए जो फ्रीडम रखते हैं वो नहीं देते। देन आता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो ट्राइबल एरियाज़ होते हैं, जो ट्राइब्स के लोग होते हैं, उनको भी थोड़ा अलग थलग सा ट्रीट किया जाता है कि पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, उनके रूल रेगुलेशन अलग हैं, तो कुछ अलग ही लोग हैं, उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो बच्चे होते हैं, हालांकि ये हैंडीकैप्ड में ही आ जाएगा। स्पेशल नीड्स लाइक मेंटल लेवल पे भी काफ़ी अलग लोग होते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है मेंटली तौर पे, या कोई जैसे कमज़ोर बच्चा होता है, तो उन चिल्ड्रंस को भी काफ़ी अलग नज़रिए से देखा जाता है। तो ये हमारे मेनली इंडिया में एक तरीके से जो ग्रुप्स पाए जाते हैं वो है, और भी हो सकते हैं। अब इन ग्रुप्स के लिए क्या क्या एजुकेशनल प्रोविज़न बनाए गए हैं इंडिया में। एजुकेशन पे काफ़ी ध्यान दिया गया है इंडिया में कि सभी को एक इंक्लूसिव तरीके से सबके लिए एजुकेशन हो, जिसमें सभी लोग काउंट हो जाए। किसी को भी ऐसा ना हो कि डिप्राइव्ड फील हो या कोई पीछे रह जाए जिससे उसका विकास ना हो पाए। सभी को मौका मिलना चाहिए अपने आप को इम्प्रूव करने का, अपने आप को आगे बढ़ाने का, जितनी भी उनकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से। सो हमारे एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारे एजुकेशनल प्रोविजंस हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम हैज़ गिवन ड्यू एम्फेसिस ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन पे काफ़ी ध्यान दिया गया है। इंटीग्रेशन मतलब सभी को इंटीग्रेट करके चलना है, मिला के एक साथ लेके चलना है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फोर्स that state shall provide free and compulsory education for children up to 14 ईयर। 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का रूल बनाया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये एक तरीके से क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी का कि ज़रूर से ज़रूर 14 साल तक के बच्चे एजुकेशन लेंगे, जो फ्री है उसमें तो कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, ना एज ना ही फाइनेंशियली कोई और लाइक ना उसमें जेंडर का कोई गैप आना चाहिए। लेटर दिस हैज़ बीन मेड ए फंडामेंटल राइट बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ये फंडामेंटल राइट बना दिया, मतलब हक है सबको एजुकेशन लेने का। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू आर्टिकल 46 में बताया गया है, स्टेट टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड एंड वीकर सेक्शन ऑफ इट्स सिटीजन, स्पेशली शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑल फॉर्म ऑफ सोशल इनजस्टिस। मतलब जो हमारा आर्टिकल 46 है उसमें जो हमारे
डिप्राइव्ड सेक्शन है, जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट हो गया, शेड्यूल्ड ट्राइब हो गया, उनके एजुकेशन के लिए काफ़ी सारे सेक्शंस बनाए हुए हैं, काफ़ी सारे आर्टिकल्स बनाए हुए हैं, और उनके प्रोटेक्शन के लिए भी, कि उनका सोशल एक्सप्लॉयटेशन ना हो, सोशल तौर पे उनका ऐसे एक्सप्लॉयटेशन को हिंदी में एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, कि मतलब उनका शोषण ना हो, एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण ना हो, उससे बचाने के लिए भी उन्होंने काफ़ी सारे आर्टिकल बनाए गए हैं। देयर आर मैनी अदर आर्टिकल्स विच हेल्प इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 को इम्प्लीमेंट अच्छे से हो पाए, इसके लिए भी और बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, इनको आगे पढ़ेंगे। 330, 332, 335 और 5th और 6th जो शेड्यूल है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी यही ऑब्जेक्टिव लेकर उसमें भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हुई है। तो ये एजुकेशनल प्रोविजंस हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, एक एक करके हम पढ़ते हैं कि उनमें क्या क्या दिया गया है। आर्टिकल 14 जो है उसमें है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया में जितने भी लोग हैं वो सभी एक जैसा राइट रखते हैं, सभी इक्वल हैं, सभी के लिए एक ही लॉ फॉलो होगा, सभी कॉन्स्टिट्यूशन की नज़रों में सब इक्वल हैं। तो आर्टिकल 14 बताता है कि यही चीज़ कि सब इक्वल है और इस चीज़ से कोई डिनाई नहीं करेगा, उस इक्वलिटी को प्रोटेक्ट करना है हमें। The right to equality ensure that power of the state are not used in any discriminatory way, कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जो भी हमारी पावर है वो सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इन रिलेशन टू एजुकेशन इट इन्वोक टू रेगुलेट रूल्स ऑफ एडमिशन, दस एक्ट फॉर इंश्योरिंग एजुकेशन टू ऑल। सभी को एजुकेशन मिलनी चाहिए। RTE भी आया है, सर्व शिक्षा अभियान भी आया है, तो सभी के लिए है। आर्टिकल 15 गारंटी prohibition of discrimination on ground of religion, race, caste, sex or place of birth by state. It also ensure equality in educational opportunity in India. अब आप देखोगे सारे आर्टिकल्स में खासकर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी की बात की गई, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा बेस है जिसकी वजह से हम ऊपर उठते हैं, जिसकी वजह से हमारी मेंटलिटी सुधरती है, जिसकी वजह से हम अच्छा सीखते हैं, हमारे काम करते हैं, कमाते हैं और हमारा जीवन अच्छे तरीके से जीते हैं, अच्छे तौर तरीके से जीते हैं। तो आर्टिकल 15 भी ये कहता है कि हमें मतलब ऐसा कोई प्रोहिबिशन गारंटी प्रोहिबिशन मतलब ऐसा हर चीज़ को देखता है कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो ग्राउंड लेवल पे, चाहे वो हमारे धर्म के नाम पे हो, कलर के नाम पे हो, कास्ट के नाम पे हो, सेक्स के नाम पे हो, मेल फीमेल के नाम पे हो, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उसको रोकना है हमें। आर्टिकल 15(4) enable the government to make special provision for advancement of backward classes including the scheduled caste, scheduled tribe और इवन गर्ल्स या वुमेन के लिए भी आता है इसमें, कि आर्टिकल 15(4) कहता है कि जो गवर्नमेंट है वो स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है, जो बैकवर्ड क्लास है, शेड्यूल्ड कास्ट है या शेड्यूल्ड ट्राइब है, जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, उनके लिए, उनके बेनिफिट के लिए अलग से प्रोविज़न्स दे सकती है। उसमें ये नहीं कह सकते कि भाई इनके लिए अलग से क्यों चीज़ बनी हुई है, अगर सब इक्वल है तो इनको अलग से क्यों बनाया गया है। उनको इक्वल लाने के लिए ही अलग से प्रोविज़न्स बनाए जाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल 16(1) है, गारंटी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर स्टेट। सभी के सभी सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी एम्प्लॉयमेंट की, कमाने की, ठीक है, उनको एक बराबर लेवल पे मौका दिया जाएगा। देन आता है आर्टिकल 16(4), एंश्योर दैट द गवर्नमेंट कैन मेक रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। जो आरक्षण है उसका कॉन्सेप्ट आ जाता है इसके अंदर, कि जो गवर्नमेंट है वो रिजर्वेशन बना सकती है एक पर्टिकुलर कैटेगरी का जो सोशली बैकवर्ड है, या वुमेन्स के लिए भी रिजर्वेशन है, जैसे आप लोग देखोगे जो हमारा शेड्यूल्ड कास्ट है उसके लिए भी अलग से रिजर्वेशन है, EVS कैटेगरी भी है। तो इस तरीके से पर्टिकुलर रिजर्वेशन बना सकती है गवर्नमेंट, अगर उनको लगेगा कि ये सेक्शन है वो डिप्राइव्ड है, अभी तक इक्वल नहीं पहुँचा है। आर्टिकल 21(a) ग्रांट राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन to all the children of the age of 6 to 14 year in a manner as state may by law determine। आर्टिकल 21(a) कहता है कि 6 से 14 साल का जो बच्चा है उसको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगी स्टेट की तरफ से, ये उसका राइट है।
इंसर्टेड बाय द 86th अमेंडमेंट इन दिसंबर 22, ये इसको डिटेल में बताया है कि जो 86वां संशोधन हुआ था 2002 में, उसके दौरान इसको ऐड किया गया था आर्टिकल 21A को। और इसके एजुकेशन द स्टेटस ऑफ राइट फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी इन एजुकेशनल एक्सपेंशन एट एलिमेंट्री लेवल, जो हमारा टारगेट था शुरू से ही कि एलिमेंट्री लेवल की एजुकेशन है वो एटलीस्ट सभी को मिलनी चाहिए, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाते हुए ये इसमें ऐड किया गया था कि 6 से 14 साल तक के बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन लेनी ही लेनी है। देन आता है आर्टिकल 24, स्टेट दैट नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर शैल बी एम्प्लॉयड इन वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एंगेज्ड इन एनी हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट। 14 साल तक के कम बच्चे कोई भी काम नहीं करेंगे, मतलब चाइल्ड लेबर है वो नहीं होगा। कहाँ कहाँ पे, जैसे फैक्ट्री हो गया, माइन हो गया, या कहीं ऐसी जगह जहाँ पे उनकी हेल्थ को खतरा है या जान को खतरा है। 14 साल तक के बच्चों के लिए तो वैसे भी एजुकेशन फ्री है, तो उनको पढ़ना है ना कि काम पे जाना है। तो ये चाइल्ड लेबर के खिलाफ ये आर्टिकल बनाया गया था। इसके अंडर तो सज़ा भी हो जाती है अगर 14 साल से छोटे बच्चे को अगर हम कहीं पे काम पे रखते हैं तो। देन आता है आर्टिकल 46, स्टेट दैट द स्टेट शैल promote with special case the educational and economic interest of the weaker section of the people, in particular of the scheduled caste and the scheduled tribe, and shall protect them from the social injustice all form of exploitation। इसमें भी सेम है कि एक्सप्लोइटेशन नहीं होना चाहिए उनको प्रोटेक्ट करना है वीकर सेक्शन को, जो भी SCs STs जो आते हैं या वुमेन जो आती है उनको। देन आता है नेशनल, जैसे और भी पर्टिकुलर पॉलिसीज़ वगैरह हैं या और भी बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं, बस मैं मोटे तौर पे बता रही हूँ कि आप थ्योरेटिकल एग्जाम में अच्छे से लिख पाओ इन सब चीज़ों को, और आपको इन चीज़ों की नॉलेज हो कि जो डिप्राइव्ड सेक्शन है या वीकर सेक्शन है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, उसमें कौन उनके लिए पर्टिकुलर कौन कौन से प्रोविजंस दिए गए हैं, हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ वगैरह है वो कैसे काम किया है उन्होंने उन सबको इक्वल लेवल पर लाने के लिए। तो जैसे हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गई 1986 की, एंड इसको प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 भी बुला सकते हो क्योंकि दोनों मिला के ही एक ही है यहाँ पे। बाद में 86 वाला था वो 1992 में ऐड हो गया था, इम्प्रूव किया था उन्होंने। जो NPE 1986 है वो ऑल इंटरेस्ट इंटीग्रेटिंग द फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज विद इन द जनरल कम्युनिटी एज इक्वल पार्टनर टू प्रिपेयर देम फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड टू अनेबल देम टू फेस लाइफ विद करेज एंड कॉन्फिडेंस। NPE 1986 ने कोशिश की इसमें कि सभी को हम एक इंक्लूसिव वे में लेके आए, जिससे लाइक जैसे फिज़िकली हैंडीकैप भी हो गए, यहाँ पे मेंटली चैलेंज्ड भी हो गया, एक जनरल कम्युनिटी जो हमारी होती है उसी में ही हम उनको रखें, वहीं पे हम पढ़ाएं जिससे उनकी नॉर्मल ग्रोथ हो, अपने आप को नॉर्मल समझे और जो हमारा रियल लाइफ या प्रैक्टिकल लाइफ है उनमें आने वाली सिचुएशंस को फेस करे और कॉन्फिडेंस के साथ रहे कि हाँ वो भी एक नॉर्मल पर्सन ही है, जैसे एक दूसरा नॉर्मल पर्सन है जो हैंडीकैप नहीं है या मेंटली चैलेंज्ड नहीं है, वो उनको और अपने आप को एक ही हिस्सा समझे इस सोसाइटी का। A comprehensive system of incentive and support service will be provided for girls and children of the economically weaker section of the society। इसमें गर्ल्स एजुकेशन पे और जो चिल्ड्रंस की एजुकेशन है उन पे भी काफ़ी ध्यान दिया गया, और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उन पे। रूरल यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनाई गई थी, ये महात्मा गांधी जी का कॉन्सेप्ट था कि रूरल यूनिवर्सिटी मतलब गांव के ऊपर बेस्ड, जो हमारा रूरल एरिया है उसके ऊपर बेस्ड या उसके अंदर जगह जगह पे यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाए कि वहाँ के बच्चों को भी एजुकेशन मिल सके। अब अगर शहर में ही सारी यूनिवर्सिटीज़ हो गई तो पॉसिबल नहीं है कि गांव वाले तो पिछड़ते ही जाएंगे फिर, तो रूरल एरिया में भी यूनिवर्सिटी बनाई जाए। जैसे एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रूरल एरियाज़ में बनाई गई है और उनको नेशनल लेवल पर दर्जा दिया गया है, लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो, क्योंकि जो हमारे गांव है मेन, तो हमारा पूरा इंडिया जो है उसकी जड़ है गाँवों में ही बसी हुई है। फार्मिंग वगैरह और बहुत सारे लाइक चीज़ें हैं जो कमाने की वो गाँवों से ही शुरू होती है, बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो गाँव में रहती है। एक नेक्स्ट है
एम्फेसिस ऑन फीमेल टीचर, फीमेल टीचर के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया कि फीमेल टीचर की संख्या है वो ज़्यादा होनी चाहिए. इट वॉज मैंडेड दैट एट लीस्ट 50% ऑफ द टीचर अपॉइंटेड अंडर दिस प्रोग्राम शुड बी वुमेन, रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर इंक्लूसिविटी इन द एजुकेशन सेक्टर. खासकर प्राइमरी लेवल पर इन्होंने बोला कि जो वुमेन है, वुमेन टीचर, फीमेल टीचर वो होनी चाहिए, क्योंकि लाइक फर्स्ट तो वुमेन जो है उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा. मैंडेट कर दिया इस चीज़ को. दूसरा, प्राइमरी लेवल पर एक फीमेल है, आई थिंक वो ज़्यादा बेटर तरीके से एक बच्चे को संभाल सकती है. देन इंसेंटिव फॉर स्कूल अटेंडेंस. स्कूल अटेंडेंस को रेगुलर कर दिया कि स्कूल अटेंडेंस होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे आ रहे हैं, वो रेगुलर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो चीज़ चेक हो सके और उन पे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, लाइक जो पेरेंट्स होते हैं उन पे, कि हमें हमारे बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजना है. देन है स्कॉलरशिप एक्सपेंशन. स्कॉलरशिप दी गई काफ़ी एनपी की तरफ से कि जो इकोनॉमिकली जो डिप्राइव्ड हैं, या मतलब जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, वीक है, लेकिन दिमाग काफ़ी तेज़ है, टैलेंटेड है, उनके लिए स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड किए गए, उनको मौका दिया जाना चाहिए आगे बढ़ने का. इंक्लूसिव टीचर एम्प्लॉयमेंट. टीचर्स जो हैं उनमें भी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज़ के भी उसमें इंक्लूसिव लाइक इंक्लूड किए गए कि वहाँ उनके कैटेगरी के भी टीचर्स आने चाहिए. जैसे कि आजकल हो गया है आरक्षण वाली कैटेगरीज आ गई हैं, तो उसमें सभी कम्युनिटी के टीचर्स होते हैं, उसमें अलग अलग कास्ट के टीचर होंगे, ट्राइबल एरियाज़ के भी टीचर होंगे, अलग अलग स्टेट के टीचर हैं जो दूसरे स्टेट में पढ़ा रहा है. तो उससे क्या होता है, जो ये अलग अलग या जो अपने आप को अलग समझने की जो भावना है वो ख़त्म होती है और एकता, यूनिटी बढ़ती है कि हम एक ही देश के नागरिक हैं, हम एक हैं सब. देन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चला गया, जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए था कि प्राइमरी एजुकेशन सभी को मिलनी चाहिए एक अच्छी क्वालिटी की, जो कि बेसिक है. एक्सपेंशन ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम. ओपन यूनिवर्सिटी चलाई गई कि ऐसा भी होता है कि लाइक रेगुलर कोई अप डाउन नहीं कर पाता है, वुमेन्स होती हैं, बच्चे होने के बाद वो रेगुलर एजुकेशन नहीं ले पाती हैं जो डेली उतना टाइम दे पाए, लेकिन वो अपने घर से उस चीज़ को पढ़ सकती है, जब उसका टाइम मिले तब वो सीख सकती है और एग्ज़ाम दे सकती है, डिग्री ले सकती है और नॉलेज गेन करके जॉब भी कर सकती है उस डिग्री के थ्रू. तो ओपन यूनिवर्सिटी चलाई गई, जैसे इग्नू जो हमारी है वो 1985 में एस्टेब्लिश की गई थी. देन ओपन नवोदय विद्यालय एंड केंद्रीय विद्यालय. नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय को खोला गया जो टोटली गवर्नमेंट है, जिसमें नवोदय विद्यालय में तो आई थिंक उसमें हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी रहती है, और इसमें भी जो रूरल एरिया के बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है कि वो टेस्ट क्लियर करके, जो ब्रिलियंट बच्चे हैं वो इस स्कूल में तैयार किए जाते हैं अच्छे फ्यूचर के लिए. देन आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी काफ़ी कुछ इन्होंने किया है, जिससे कि इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू वो सभी को एक इक्विटी या इक्वल लेवल पे लेकर आ सके. तो इसमें बताया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्स टू प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट विद स्पेशल फोकस ऑन सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप. दे पॉलिसी इंक्लूड सर्वल इनिशिएटिव टू सपोर्ट मार्जिनलाइज्ड एंड डिप्राइव्ड ग्रुप, इंक्लूडिंग जो इनिशिएटिव्स हैं वो हम आगे देखते हैं, जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे वो. तो यूजीसी है वो भी क्या स्कॉलरशिप्स देता है, काफ़ी यूजीसी की तरफ से भी होती हैं, और भी काफ़ी स्कॉलरशिप्स मिलती है जिनके थ्रू जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो स्कॉलरशिप के थ्रू हायर एजुकेशन ले सकते हैं. UGC also offer doctoral schemes to promote access to marginalized groups such as the National Fellowship for SC candidate. Particular SC candidate के लिए भी national fellowship है. The National Fellowship for student of other backward class, OBC class के लिए भी अलग से national fellowship है. And मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट, जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं उसके लिए भी मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप है. इन फेलोशिप के थ्रू जो टैलेंटेड बच्चा है वो आगे अपनी हायर क्लासेस ले सकता है, डॉक्टरल की जो पढ़ाई है वो कर सकता है, मतलब PhD वगैरह कर सकता है. देन जेंडर इंक्लूजन भी इसके थ्रू है. द NEP एस्टेब्लिश ए जेंडर इंक्लूजन फंड, पर्टिकुलर फंड बनाया है टू फोकस ऑन हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, जो काफ़ी पुराने दौर से ही मार्जिनलाइज्ड है, इंक्लूडिंग फीमेल भी इसमें इंक्लूड है, एंड ट्रांसजेंडर को भी इसमें इंक्लूड किया है. द पॉलिसी आल्सो रिकमेंड्स दैट दैट पॉलिसी एंड स्कीम्स फॉर SEDG
शुड टारगेट गर्ल्स इन पर्टिकुलर टू एलिमिनेट डिस्पैरिटी इन एक्सेस टू एजुकेशन। इसमें वही है कि जो गर्ल्स एजुकेशन है उस पर काफ़ी फोकस किया है। इवन इसमें ट्रांसजेंडर पर काफ़ी फोकस हुआ है। अब तक जिसमें ट्रांसजेंडर पर आपने कोई वर्ड नहीं देखा होगा कि ट्रांसजेंडर को भी इक्वल ट्रीट किया जाएगा। NEP 2020 में ट्रांसजेंडर को भी इंक्लूड किया है यहाँ पर। देन स्पेशल जोन्स बनाए गए हैं, एजुकेशन जोन फॉर डिसएडवांटेज्ड रीजन एंड ग्रुप। द पॉलिसी आल्सो एम टू सपोर्ट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज थ्रू टेलर्ड मैकेनिज्म टू एंश्योर दे कैन पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस। जे पॉलिसी है इसमें फोकस है कि चिल्ड्रन जो है मतलब बच्चे के सीखने पे फोकस है। टेलर्ड मैकेनिज्म क्या होता है कि बच्चा जिस तरीके से सीख सकता है, जिस ट्रिक से सीख सकता है, जो भी हम यूज़ करते हैं तरीका बच्चे के हिसाब से यूज करेंगे, चाहे हमें 10 बार बदलना पड़े, बच्चे को सीखना ज़रूरी है। पहले क्या था कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन थी, आज के टाइम में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। मतलब चाइल्ड है वो सेंटर है, बच्चे को आना ज़रूरी है, उसको नॉलेज होना ज़रूरी है, उसको सीखना ज़रूरी है। चाहे टीचर को 10 20 से लेकर 100 तरीके तक भी यूज़ करने पड़े, लेकिन बच्चे को आना ज़रूरी है। पहले टीचर पढ़ाता था, सब बच्चे टीचर के अकॉर्डिंग पढ़ते थे, लेकिन अब टीचर को अपने मेथड्स चेंज करने पड़ते हैं कि बच्चा कैसे सीख पाता है, वो सबसे बेस्ट होगा। देन आता है इंक्लूजन फंड। इंक्लूजन का मतलब होता है सभी को, सभी के लिए, सभी इंक्लूड होते हैं उसमें। नॉर्मल भी होगा, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड कास्ट है, OBC वाले हैं, हैंडीकैप्ड है, सब डिसेबिलिटी वाले हैं, सब उसमें इंक्लूड होंगे। एक वर्ड यूज़ किया गया है इंक्लूजन, उन सब के लिए। NEP inclusion fund focus on the others group that are historically marginalized, disadvantaged or under represented, including socio-cultural subcategories like scheduled caste, scheduled tribe, OBC, minorities। जोग्राफिकल लेवल पर देखें तो विलेजेस हो गया, स्मॉल टाउन हो गया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो डिसेबल्ड बच्चे हैं वो, सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो माइग्रेंट सेक्शन हैं और लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं जिनकी, वो सारे। तो इसमें सब कुछ इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। उनके लिए पर्टिकुलर अलग से फंड बनाया गया है कि उनको भी एजुकेशन मिल पाए, उनको कोई डिफ़िकल्टी ना आए। देन एक राइट टू एजुकेशन एक्ट है, हालांकि पहले आना चाहिए था, स्लाइड बाद में है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी काफ़ी कुछ प्रोविज़न्स या काफ़ी कुछ एफर्ट किए गए थे, जिनकी वजह से जो हमारा डिप्रीवेशन है कम हो, और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है उनको भी एजुकेशन मिल पाए। गवर्नमेंट स्कूल है वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन तो दे ही रहे थे बच्चों को 6 से 14 साल तक। इवन वो गर्ल्स को 12th क्लास तक फ्री एजुकेशन दे रहे थे। बॉयज़ की कुछ मिनिमल फीस लगती थी, ना के बराबर 100-150 लगती होगी आई थिंक आज भी। एंड गर्ल्स को कपड़े भी वही दे रहे हैं, स्कूल ड्रेस, खाना भी स्कूल प्रोवाइड करता है, बुक्स भी स्कूल प्रोवाइड करता है, बैग भी स्कूल प्रोवाइड करता है, इवन साइकिल भी स्कूल प्रोवाइड करता है। इतना कुछ प्रोविज़न के बाद भी गर्ल्स एजुकेशन जो है वो काफ़ी लो लेवल पे है आज के टाइम में भी, गांव की सिचुएशन में अगर देखा जाए तो जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं वो तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दे ही रहे थे। इवन उन्होंने प्राइवेट स्कूल के लिए भी ये लागू कर दिया कि जो 25% बच्चे हैं उनसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, और जो वीकर सेक्शन है, जो अपना खर्च नहीं उठा सकते पढ़ाई का बच्चों का, उनके लिए वो 25% एटलीस्ट सीट रिजर्व रहेंगी। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ इंडिया इन एज ऑफ 6 to 14 एज ग्रुप। 6 से 14 साल तक के बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी होनी चाहिए। इसके लिए काफ़ी सारे एफर्ट किए गए हैं शुरू से ही। Disparities must be eliminated to assure quality with equity. Investing in preschool is a key strategy in meeting goals. इसमें क्वालिटी और इक्विटी को ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया है, जिसकी वजह से डिस्पैरिटी है वो ख़त्म की जाए। और इन्वेस्ट किया है उन्होंने प्री स्कूल के ऊपर, क्योंकि जब हम एजुकेशन पे खर्च करेंगे तभी हम आगे अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे। ईच चाइल्ड फ्रॉम क्लास 1 to class 8 इन कंट्री विल बी प्रोवाइडेड फ्री टेक्स्ट बुक एंड यूनिफॉर्म, जो कि 6 to 14 ईयर के बच्चों को जो बोल रहे थे एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। तो उस टाइम के दौरान फ्री टेक्स्ट बुक मिलेगी, यूनिफॉर्म्स भी फ्री मिलेगी, सब कुछ फ्री रहेगा, राशन पानी, बस पढ़ना है बच्चों को। देन एक सर्व शिक्षा अभियान आया था 2001 में, उसमें भी सेम ऑब्जेक्टिव था उनका, सेम गोल था, एम था उनका कि बच्चों को एजुकेशन दी जाए बिना किसी
रेस्ट्रिक्शन के, बिना किसी प्रॉब्लम के, कि उनकी फाइनेंशियल हेल्प भी की जाए, हर लेवल पे हेल्प हो। टू एस्टेब्लिश, सर्व शिक्षा अभियान अब बनाया क्यों गया था? टू एस्टेब्लिश न्यू स्कूल इन सच हैबिटेशन विच डू नॉट हैव एनी स्कूलिंग फैसिलिटी। कुछ कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पर स्कूल नहीं थे, तो इस अभियान के तहत उसमें वहाँ पे स्कूल बनाए गए जो गांव वाले एरिया थे, बैकवर्ड एरियाज थे। यूनिफॉर्म और फ्री टेक्स्ट बुक दी गई स्कूल चिल्ड्रंस को। गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया गया था कि जो वुमेन का स्टेटस है उसमें एक चेंज आ जाए, मैन के बराबर माना जाए उनको। प्रमोट द एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड और डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन। जो स्पेशल नीड्स और डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन, उनके लिए भी काफ़ी प्रमोट किया एजुकेशन को, कि उनको भी पढ़ाया जाए, उनको बोझ न माना जाए। टू प्रमोट इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन ऑफ हाउस होल्ड बिलोंगिंग्स टू SC STs, लैंडलेस, एग्रीकल्चर लेबरर एंड द मुस्लिम माइनॉरिटीज एक्सेट्रा। मतलब इसमें हर इंसान को काउंट किया गया जो अपने आप को ये सोचता था कि हम एजुकेशन नहीं ले सकते, ये तो खर्चे वाली चीज़ है, उनके लिए फ्री की गई। हर एफर्ट किया गया कि हर कोई एजुकेशन ले। टू अंडरस्टैंड द एजुकेशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द चिल्ड्रन टू ट्रेडिशनली एक्सक्लूडेड कैटेगरी। जो बच्चे थे जो ट्रेडिशनली एक्सक्लूड किए गए थे या ग्रुप्स थे, उनके रिक्वायरमेंट को समझा गया और फिर उनको एजुकेशन दी गई, एफर्ट किए गए एजुकेशन देने के। टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड बाय गिविंग कंप्यूटर एजुकेशन टू स्कूल चिल्ड्रन। बच्चे जो थे उनको कंप्यूटर एजुकेशन दी गई, उनको और बढ़ाने के लिए आगे, कि उनकी नॉलेज एनहांस हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सिर्फ डिप्राइव्ड सेक्शन के लिए जो प्रोविज़न्स थे उनकी मैंने लिस्ट बताई है। वैसे इन एक्ट्स में या इन प्रोविज़न में काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने इंक्लूड की थी एजुकेशन लेवल पर। काफ़ी ब्रॉड एरिया इन्होंने कवर किया था, जो कि काफ़ी इफेक्टिव भी रहा। हमारी एजुकेशन जिस लेवल पर आज है वो इन सब एक्ट की वजह से ही है। और अभी जो रिसेंटली हमारा एजुकेशन पॉलिसी जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, और इसके तहत भी हमारी जो एजुकेशन है वो काफ़ी रिफॉर्म की गई है काफ़ी अच्छे लेवल पर। अगर प्रैक्टिकली ये एजुकेशन पॉलिसी लागू हो जाती है, जिस तरीके से इन्होंने कागज़ पे बनाई उसी तरीके से अगर लागू हो जाती है, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा और हर एक बच्चा एजुकेशन ले पाएगा। सो ये था बस आज की वीडियो में, काफ़ी लंबा टॉपिक हो गया, लेकिन आई थिंक इससे बाहर पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर थ्योरेटिकल एग्ज़ाम दे रहे हो तो, और ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आप और डिटेल में भी पढ़ सकते हो। इस वीडियो के बाद ये बेसिक था, आपको सब कुछ पता लग गया कैसे क्या है। हर एक एक्ट और प्रोविज़न के बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हो आप। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी होने वाली है एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के ऊपर। सो अगर ये वीडियोज़ आप के लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जितना हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।